हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ करूँगा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का लास्ट टॉपिक, जिसको हम कहते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी। जो प्राइस इलास्टिसिटी है, ये हमारे लिए इतनी इम्पोर्टेंट क्यों है? तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट पॉइंट इज डिटर्मिनेशन ऑफ प्राइस अंडर मोनोपोली। आपको पता है कि मोनोपोली के अंडर जो मोनोपोलिस्ट है वो प्राइस कैसे डिटर्मिन करता है? प्राइस डिटर्मिन करता है ड्यू टू इलास्टिसिटी। अब दिमाग से सोचें, किसी भी चीज़ की डिमांड इलास्टिक है, मतलब फ्लेक्सिबल है, तो वो हमेशा लो प्राइस चार्ज करेगा। लो प्राइस इसलिए चार्ज करेगा क्योंकि ये ना हो कि वो प्राइस बढ़ा दे और लोग दूसरी कमोडिटी या दूसरे गुड की तरफ शिफ्ट हो जाएं। तो मोनोपोली में सिंपल बात ये होती है कि जब भी डिमांड इलास्टिक होती है तो लो प्राइस चार्ज किए जाते हैं, और जब भी उसको लगता है कि डिमांड इन इलास्टिक है, कि कंज्यूमर ने ये चीज़ लेनी है, तो क्या हाई प्राइस चार्ज किए जाते हैं। तो ये किस पे डिपेंड करता है? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पे। तो सेकंड पॉइंट पे चलते हैं, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन एक ऐसी सिचुएशन होती है जिसमें मोनोपोलिस्ट जो है वो अलग अलग कस्टमर से अलग अलग प्राइस चार्ज करता है। तो कैसे प्राइस चार्ज करता है? फिर से वही बात कि मोर प्राइजेस फ्रॉम दोज हुज डिमांड इज इन इलास्टिक। जिनकी डिमांड इन इलास्टिक है उनसे ज़्यादा प्राइस, और जिनकी डिमांड मोर इलास्टिक है उनसे लो प्राइस। वही बात आ गई, बस पॉइंट थोड़ा बढ़ा दिया। थर्ड पॉइंट आ जाता है प्राइस डिटर्मिनेशन ऑफ जॉइंट सप्लाई। तो इसमें सिंपल है बहुत ज़्यादा। गुड्स विच आर प्रोड्यूस्ड साइमल्टेनियसली इन द सेम एक्ट ऑफ प्रोडक्शन लाइक कॉटन एंड कॉटन सीड्स एट्सेट्रा। इसके अंदर जॉइंट सप्लाई वाले वो चीज़ें आ जाती हैं जो साइमल्टेनियसली प्रोड्यूस होती हैं, जैसे कॉटन एंड कॉटन सीड्स, ठीक है। शीप एंड वूल, ये जो शीप का जो मटन एंड वूल, ये कह सकते हो। इफ़ द डिमांड फॉर कॉटन इज इन इलास्टिक, अगर कॉटन की डिमांड इन इलास्टिक है, देन द प्राइस ऑफ कॉटन विल बी फिक्स्ड मोर। अगर कॉटन की डिमांड इन इलास्टिक है, कॉटन खरीदना ही खरीदना है, ठीक है, प्रोड्यूसर्स ने कपड़ा बनाने के लिए, तो उसका प्राइस मोर होगा। एंड इफ़ द डिमांड फॉर कॉटन सीड्स इज इलास्टिक, तो उसका प्राइस क्या होगा? लो। तो जब भी हम जॉइंट सप्लाई की बात करते हैं कि दो चीज़ें जॉइंटली प्रोड्यूस हो रही हैं, जॉइंटली सप्लाई हो रही हैं, उसमें से जिसकी डिमांड इन इलास्टिक है उसका प्राइस हाई रखा जाएगा, और जिसकी डिमांड इलास्टिक है उसका प्राइस लो रखा जाएगा। चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। फोर्थ पॉइंट, एडवांटेज टू फाइनेंस मिनिस्टर। फाइनेंस मिनिस्टर को जो भी किसी कंट्री का फाइनेंस मिनिस्टर होता है, उसको इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की नॉलेज होनी बहुत ज़रूरी है। क्यों? अगर वो देखता है किसी भी चीज़ की डिमांड इलास्टिक है, फ्लेक्सिबल है, तो वो उस पर लेस टैक्सेस लगाता है। क्योंकि अगर उसने उस पर हैवी टैक्सेस लगा दिए, प्राइस बढ़ गई, तो लोग उसे खरीदना बंद कर देंगे या किसी और कमोडिटी की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे। ऑन द अदर हैंड वो देखते हैं कि जैसे जिस चीज़ की डिमांड इन इलास्टिक है, लोगों ने खरीदना ही खरीदना है, उसके ऊपर हैवी टैक्स लगा लेते हैं, क्योंकि उनको पता है लोग इसके खरीदे बगैर रह नहीं सकते। एग्जाम्पल, सिलेंडर बहुत महंगे हो गए, पेट्रोल बहुत महंगा हो गया, डीजल बहुत महंगा हो गया, क्योंकि इनकी इन इलास्टिक डिमांड है, तो गवर्नमेंट से इनके ऊपर हैवी टैक्सेस पे टैक्सेस लगाई जा रही हैं। नेक्स्ट आ जाता है सॉरी, फिफ्थ पॉइंट, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बर्डन ऑफ टैक्सेशन। अब बर्डन ऑफ टैक्सेशन का मतलब ये है कि लगा किसी और पे, दिया किसी और ने। इसको थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। अगर आपकी डिमांड इन इलास्टिक है, तो अगर दुकानदार के ऊपर टैक्स लगता है तो वो पूरा प्राइस में ऐड करके हमारे ऊपर शिफ्ट कर देगा, ठीक है। मोर बर्डन ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस ऑन कंज्यूमर्स एंड लेस बर्डन ऑन प्रोड्यूसर्स। अगर आपकी इन इलास्टिक डिमांड है और दुकानदार के ऊपर टैक्स लगता है, इन इलास्टिक मतलब आपने खरीदनी है और दुकानदार के ऊपर टैक्स लगता है, तो दुकानदार क्या करता है? उस टैक्स को प्राइस में ऐड करके आपके ऊपर ट्रांसफ़र कर देता है। ऑन द अदर हैंड, आप कोई भी चीज़ खरीदते हो, उसकी डिमांड क्या है? इलास्टिक है, तो वो क्या करेगा? वो कहेगा यार, अगर मैंने टैक्स कन्वर्ट करके प्राइस बढ़ा दिए, चीज़ों के टैक्स इसके ऊपर शिफ्ट कर दिया, तो प्राइस बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से लोग खरीदना बंद कर सकते हैं। तो जब भी इलास्टिक डिमांड होती है, द बर्डन ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस विल बी मोर ऑन प्रोड्यूसर्स एंड लेस ऑन कंज्यूमर्स। सॉरी, सिक्स्थ पॉइंट आ जाता है इंटरनेशनल ट्रेड। A country will gain by increasing the price of her exports if the demand in the importing country is inelastic. ये कहता है, ये भी बहुत सिंपल है, ये कहता है कि अगर किसी भी कंट्री में आप सामान भेज रहे हो, किसी भी कंट्री में आप सामान भेज रहे हो और उस कंट्री में उस चीज़ की जो डिमांड है वो क्या है? इन इलास्टिक, ठीक है। फॉर एग्जांपल, अरब कंट्री से हमारे यहाँ तेल आता है, तो अरब कंट्री से जब हमारे यहाँ तेल आता है तो हमारे कंट्री में उस चीज़ की डिमांड क्या है? इन इलास्टिक। तो अरब कंट्रीज़ जो भी ओपेक जो है, ऑयल प्रोड्यूसिंग एंड एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़, जो भी वो प्राइस डिसाइड करते हैं, उनकी मोनोपोली है, उस हिसाब से हमारे से चार्ज करते रहते हैं। अगर
किसी भी एक्सपोर्टिंग कंट्री को पता है कि जिस कंट्री में वो माल एक्सपोर्ट कर रहे हैं वहाँ पे ये चीज़ खरीदी जाएगी और कोई ऑप्शन ही नहीं है, तो वो रेट हाई करके बेचते हैं। और दूसरी तरफ if the demand in the importing country is elastic, then exporting country will reduce the price. अगर हमें पता है कि जिस कंट्री में हम माल भेज रहे हैं वहाँ पे ये माल खरीदा भी जा सकता है और नहीं भी खरीदा जा सकता, तो लोगों की जो डिमांड है वो फ्लेक्सिबल है, इलास्टिक है, तो हम हमेशा लो प्राइस चार्ज करेंगे। अ कंट्री विल बी एबल टू इम्पोर्ट गुड्स चीपली हुज डिमांड इज इलास्टिक। दूसरी तरफ चलें कि अगर हमारी किसी भी पर्टिकुलर चीज़ की डिमांड इलास्टिक है तो जो भी हम बाहर से सामान मंगाएंगे वो हमारी, क्योंकि डिमांड फ्लेक्सिबल है तो इलास्टिक डिमांड है, तो हम लो प्राइस पे मंगा पाएंगे। अगर हमारी डिमांड इन इलास्टिक है किसी चीज़ की और बाकियों को पता है इन्होंने तो खरीदना है, तो वो हमसे डबल ट्रिपल रेट चार्ज करेंगे। आई होप ये पॉइंट आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंस फॉर पॉलिसी ऑफ नेशनलाइजेशन। नेशनलाइजेशन की पॉलिसी के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेशनलाइजेशन में आपको पता ही है कि गवर्नमेंट वो कंपनियों को एक्वायर कर लेती है जो वो सोचती है कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। टू प्रोटेक्ट द कंज्यूमर्स अगेंस्ट द एक्सप्लॉयटेशन, गवर्नमेंट नेशनलाइजेज दोज एंटरप्राइजेज डिमांड फॉर हुज प्रोडक्ट इज इन इलास्टिक, फॉर एग्जाम्पल इलेक्ट्रिसिटी, वाटर एट्सेट्रा एट्सेट्रा। सरकार उन कंपनियों को नेशनलाइज कर लेती है जिनके बगैर जो कंज्यूमर्स हैं उनका सर्वाइव करना मुश्किल है। जैसे पेट्रोलियम कंपनीज हैं, अब तो प्राइवेट भी हो गई हैं, मगर जब शुरू में हमारा मुल्क आज़ाद हुआ था तो पेट्रोलियम कंपनीज, इलेक्ट्रिसिटी वगैरह ये सारी क्या थी, नेशनलाइज थी, मगर अब आस्ता आस्ता प्राइवेटाइज होती जा रही है। तो नेक्स्ट आ जाता है वेज डिटर्मिनेशन। इफ़ द डिमांड फॉर लेबर सर्विसेज इज इन इलास्टिक, आप प्रोड्यूसर हो और आपको लेबर चाहिए ही चाहिए, तो उस केस में क्या होगा, लेबर यूनियन क्या करेंगी, लड़ाइयाँ लड़ूइयाँ करके, बहसम बसाई करके हाई वेज रेट फिक्स करा देगी, क्योंकि उनको पता है कि आप उस लेबर के बगैर आपका चल नहीं रहा। ऑन द अदर हैंड अगर आप देखें कि लेबर की डिमांड जो है, लेबर की सर्विसेज की डिमांड इलास्टिक है, फ्लेक्सिबल है, तो उस केस में ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा कि उसकी वेज हाइक की जाए, क्योंकि आप लेबर से काम करा भी सकते हो, नहीं भी करा सकते, इलास्टिक डिमांड है। जब डिमांड फॉर लेबर इज़ इलास्टिक तो आप लो वेजेस पे या उनके लो प्राइसेस पे भी आप ख़रीद सकते हो। ऑन द अदर हैंड जब डिमांड काफ़ी ज़्यादा है, जब डिमांड मतलब इन इलास्टिक है, आपको लेबर चाहिए ही चाहिए, उस केस में आप क्या कर सकते हो, आपको हाई प्राइस देनी पड़ेगी। आई होप ये सारी चीज़ें आपको समझ आ रही होंगी। अगर आपको समझ आई हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। टेक केयर, हैव अ नाइस डे।